हाँ प्यारे विद्यार्थियों, करुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था लोकसभा के गठन की प्रक्रिया, राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की पदच्युति यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए माफियों की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी शक्तियां कार्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति की शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा गया, एक तो सामान्यकालीन शक्ति और एक है आपातकालीन शक्ति। पहले अपन पढ़ते हैं सामान्यकालीन शक्तियां कौन कौन सी है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियों में देखो, पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी या प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति या प्रशासनिक शक्तियां, इसमें देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है या संघ की कार्यपालिका जो संबंधी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है, यानी संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, यानी शासन का समस्त कार्य है या शासन का संचालन है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये अनुच्छेद 53 कहता है। और सरकार का समस्त जो कार्य या निर्णय है वो उनके ही माने जाते हैं, यानी सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी निर्णय लेती है, वो कार्य और निर्णय राष्ट्रपति के ही माने जाते हैं, ये अनुच्छेद 53 कहता है। 52 में राष्ट्रपति पद और 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब देखो, प्रशासनिक शक्तियों में या कार्यपालिका संबंधी शक्ति में प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य जो मंत्रिपरिषद में मंत्री है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और मंत्रियों को जो विभागों का जो आवंटन है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महालेखा परिषद की नियुक्ति करता है। संघीय लोकसभा के आयोग और इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशी राजदूतों के जो प्रमाण पत्र है वो स्वीकार भी राष्ट्रपति करता है। तो ये तो हो गए अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी शक्ति। अब देखो, इसी में यानी कार्यपालिका संबंधी शक्ति में दूसरी शक्ति कौन सी है कि शासन का संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं शासन संचालन के लिए, जिसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है तथा इनके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और शासन की शक्तियों से संबंधित जो नियमों का निर्माण करता है वो भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मंत्रिपरिषद के जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा है वो राष्ट्रपति करता है। इत्यादि कार्य किसमें आ जाएंगे? शासन संचालन संबंधी शक्ति में आ जाएंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका राष्ट्रपति की होती है। अब देखो, वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी है। इसमें देखो, भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों के साथ विभिन्न संधियां और समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और विदेशों में भारतीय दूतावासों में राजदूतों की जो नियुक्ति है या राजनीतिक कूटनीतिज्ञ है उनके प्रतिनिधियों की नियुक्ति है या विदेशी राजदूतों के प्रतिनिधियों के जो प्रमाण पत्र है, इन सब को स्वीकार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये तो क्या होगी? वैदेशिक क्षेत्र संबंधी शक्ति में भारतीय दूतावासों में राजदूतों की नियुक्ति है या इनके जो विदेशी राजदूतों के जो प्रमाण पत्र है उनको स्वीकार करना है या कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति है, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर अगली आ जाएगी कार्यपालिका संबंधी शक्ति या प्रशासनिक शक्ति के अंदर सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति में देखो, भारतीय राष्ट्रपति संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, जल, थल और वायु का। और इसमें वह सेना संबंधी जो भी अधिकार
है उनका प्रयोग कानून के अनुसार ही करता है, यानी स्वेच्छा से नहीं कर सकता है। प्रतिरक्षा, सेवा, युद्ध ऐसी स्थिति में नियम बनाने का अधिकार तो संसद को है, और भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, यानी संसद की अनुमति से ही वो युद्ध की घोषणा करता है और सेना का किसी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये होगी सैनिक शक्ति। अगला आ जाएगा आयोग या परिषदों की नियुक्ति, यानी किसी आयोग का गठन करना हो, किसी परिषद का गठन करना हो, या आयोग के अध्यक्ष है इनके सदस्यों की नियुक्ति करनी हो, उससे संबंधित देखो जैसे वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन करना हो या इनके जो अधिकारियों की नियुक्ति करनी हो, ये भी राष्ट्रपति ही करता है। अगली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में देखो दूसरी विधायी शक्ति, इसमें देखो भारतीय राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ साथ भारतीय संसद का अभिन्न अंग भी है, इसलिए राष्ट्रपति को विधि क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है, यानी विधि निर्माण संबंधी शक्ति। विधि शक्ति का मतलब है विधि निर्माण संबंधी शक्ति या कानून बनाने की शक्ति। भारतीय राष्ट्रपति व संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में तो निहित है ही, इसके साथ साथ विधि निर्माण की शक्ति में देखो संसद का अभिन्न अंग है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही अधिनियम बनता है, कानून बनता है। दोनों सदनों से जो भी विधेयक पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति उनको स्वीकृति दे देता है, तब जाकर के वो अधिनियम का रूप लेता है। इसलिए राष्ट्रपति को विधेयी क्षेत्र में जो शक्तियां प्राप्त हो कौन कौन सी, देखो विधेयी क्षेत्र का जो प्रशासन है उसमें देखो राष्ट्रपति को विधेयी क्षेत्र के प्रशासन संबंधी शक्ति में अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे अब विधेयी शक्ति में राष्ट्रपति क्या क्या करता है, देखो संसद का अधिवेशन बुलाता है, प्रश्न बनता है संसद का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो संसद का अधिवेशन बुलाने की शक्ति, संसद का सत्रावसान करने की शक्ति, यानी अनिश्चित काल के लिए जो सदन स्थगित किया जाता है वो सत्रावसान कहलाता है। तो सत्रावसान करना और अधिवेशन बुलाना ये दोनों राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की शक्ति, यानी लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत है, आधे से ज्यादा सदस्य भी चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी चाहता है, तो राष्ट्रपति से परामर्श करके लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं। ऐसा भी कई उदाहरण 8 बार पहले किया जा चुका है। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है, यानी सामान्य नियम नीति से संबंधित घोषणा की जाती है, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण है ये। तो ये सारी विधेयी क्षेत्र में प्रशासन संबंधी शक्ति होगी राष्ट्रपति की। इसमें संसद का अधिवेशन बुलाना है, सत्रावसान करना है, प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, इनमें अभिभाषण देता है। ये सारी शक्ति आ गई। उसके बाद में दूसरी विधेयी शक्ति में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। आंग्ल इंडियन समुदाय के बारे में अपन लोकसभा के बारे में जो चर्चा की थी उसके बारे में पढ़ा था। और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं उनको। जैसे सचिन तेंदुलकर ने खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था तो राज्यसभा का सदस्य बनाया था। ऐसे ही कोई फिल्म सेक्टर से हो सकता है। अगला है विधेयक पर निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब है विटो, यानी संसद के दोनों सदनों से जो भी विधेयक पारित होने के बाद में जब राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि उस विधेयक में कोई त्रुटि वगैरह नजर आती है, ऐसी स्थिति में पुनर्विचार के लिए वापस संसद के सदनों के पास में भेज सकता है। संसद के दोनों सदनों में जिसने भेजा उसे पुनर्विचार किया या संशोधन किए बिना या संशोधन सहित वापस जब राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है, या वो कुछ परिस्थितियों में वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है। डाक बिल के मामले में एक बार ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया था।
तो ये भी विधेयक और निषेधाधिकार की भी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। इसमें देखो, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, विधेयक मतलब कानून का जो प्रस्तावित प्रारूप होता है वो विधेयक कहलाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में अधिनियम बनता है, अधिनियम कानून को कहते हैं। यानी दोनों सदनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी तो वो अधिनियम यानी कानून बन गया। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेज सकता है, और संसद ने पुनर्विचार किए या बिना किए अगर वापस भेज दिया तो उनको स्वीकृति देनी पड़ती है। और चौथी है विधेयी शक्ति के अंतर्गत में देखो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी संसद का जब अधिवेशन नहीं हो रहा हो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के द्वारा बनाए गए कानून के समान प्रभावी होता है। इस प्रकार के अध्यादेश संसद के कानून के समान ही प्रभावशाली होते हैं। ये अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक प्रभावी रहते हैं, और यह संसद अगर चाहे तो इसे समय से पहले इनको समाप्त भी कर सकती है। तो ये होगी राष्ट्रपति की विधेयी शक्ति। अगली है वित्तीय शक्ति। हाँ, वित्तीय शक्ति में देखो, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में देखो बजट प्रस्तुत करने की शक्ति। राष्ट्रपति संसद में यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय, यानी उस वर्ष कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, आय व्यय का ब्यौरा रखवाता है, यानी आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो बजट कहलाता है। तो बजट प्रस्तुत करवाएगा, ये भी शक्ति है। यानी बजट पेश करने की शक्ति भी किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। वित्त मंत्री लोकसभा बजट पेश करता है, आय व्यय का लेखा जोखा देश की जनता के समक्ष रखता है। तो ये राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति ही रखवाता है। अगला इसमें देखो वित्त विधेयक प्रस्तुत करना, यानी धन विधेयक पेश करने की पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति से लेनी आवश्यक है। वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार में देखो, वित्त या धन संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता। यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो धन विधेयक पेश करने से पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की आवश्यक है। तो धन से संबंधित शक्ति आ गई। तीसरा, आय के वितरण का अधिकार। आय के वितरण का अधिकार का मतलब है जो पैसे आते हैं उनको संघ और राज्यों में जो वितरण किया जाता है वो भी शक्ति, वो भी अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। संघ व राज्यों के मध्य आय के वितरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। संघ केंद्र को कहते हैं, राज्य है। तो इसमें आय का जो वितरण है किस राज्य को कितना, उस हिसाब से। अनुदान तथा करों पर सिफारिश करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अनुदान से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सदन में जब रखा जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही लाया जाएगा, और नए जो कर लगाए जाते हैं उन पर सिफारिश करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। इसमें देखो, नया कर लगाने की सिफारिश व अनुदान की मांग से संबंधित जो भी प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही संसद में लाया जाता है। यानी पूर्व स्वीकृति लाई जाती है नए कर की और अनुदान मांग के लिए जो भी कोई विधेयक है। अगला है आकस्मिक निधि पर अधिकार। आकस्मिक निधि का मतलब है, आकस्मिक अचानक को कहते हैं, जैसे आवश्यकता पड़ने पर अचानक जैसे धन की वगैरह आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें सरकार को आवश्यकता पड़ने पर संसद से पूर्व अनुमति बिना आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति दे सकता है। नहीं तो संचित निधि से जैसे धन निकाला जाता है ना, संसद की अनुमति से निकाला जाता है। और आकस्मिक निधि में जो धन इकट्ठा है, सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ी है तो संसद से पूर्व स्वीकृति लिए बिना ही राष्ट्रपति आकस्मिक निधि में जो धन है वो सरकार को दे सकता है राष्ट्रहित के। और वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति की वित्त से संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति को या वित्त से संबंधित शक्ति। अब है न्यायिक शक्ति अगली, यानी सामान्यकालीन शक्तियों में अंतिम शक्ति न्यायिक शक्ति। इसमें देखो, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का मतलब होता है कि न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका।
व्यवस्थापिका कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, या न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किसका? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। अब न्यायिक कार्यों में क्या है? एक तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत प्लस उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की पदच्युति यानी माफियों की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति आखिर में न्यायाधीश को हटाता। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाता है। तो इसमें देखो न्यायिक शक्तियां में क्या होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और इनकी पदच्युति, ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा देखो समाधान संबंधी शक्ति। समाधान संबंधी शक्ति का मतलब होता है राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर दंड प्राप्त व्यक्ति के दंड को, सजा को कम करना, स्थगित करना, निलंबित करने का या माफ करने का अधिकार है, और कुछ समय तक के लिए टाल भी सकता है। तो ये हो गया दंड संबंधी समाधान शक्ति। अगला है परामर्श करने की शक्ति। परामर्श करने की शक्ति का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रपति किसी समस्या और किसी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है, परंतु उनकी जो सलाह है वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। यानी परामर्श माने या नहीं माने राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इस प्रकार समाधान संबंधी शक्ति, परामर्श संबंधी शक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी शक्ति, न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति, ये सारी न्यायिक शक्तियों में आ जाएगा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां ये होती है पूरी। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तब तक के लिए धन्यवाद।